नमस्कार दोस्तों, आधा गिलास के एक और एपिसोड में मैं अनुज शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के 54वें दिन देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री ने रात को 8 बजे 12 मई को आकर 20 लाख करोड़, जी हां, 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी। जब पहली दिन या उस रात को मैं जब इसे सोच रहा था या सुन रहा था, तो उसके बाद उन्होंने जिस तरह से इसे घोषित किया, उसके बाद इसकी ब्रीफिंग आने के लिए देश की वित्त मंत्री को कह दिया या कहा कि इसका जो भी स्वरूप, जो भी प्रारूप तैयार हो रहा है, वो आकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हम लोगों के सामने पेश करती रहेंगी। उन्होंने पहले दिन आकर जब कहा तो थोड़ा सा भ्रम दूर हुआ, और दूसरे दिन आकर कहा तो मेरे को बिल्कुल साफ हो गया कि गरीब को इसमें मिलने वाला क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं। कुछ तस्वीर जो निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर की है, देश के वित्त मंत्री ने जो क्लियर की है, वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं बस वही कोशिश करने का प्रयास कर रहा हूँ जिसे प्रधानमंत्री ने अपने उस 34 मिनट के भाषण में एक ट्रेलर के रूप में दिखाया था। कोरोना लॉकडाउन के दौरान हम लोग सिनेमा घरों में जाकर तो फिल्में नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 20 लाख करोड़ के पैकेज की ट्रेलर हमने 12 मई को देखा था, उसकी पिक्चर अब कुछ कुछ क्लियर होने लगी है, और मुझे लगने लगा है कि हम एक बार फिर से अपने आप को ठगा सा महसूस कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो के बाद, बल्कि या कहूँ मेरे जो पिछले वीडियोज़ हैं, उन्हें देखकर मेरे कई सारे मित्र और कई सारे लोग मुझसे उम्मीद करने लगे हैं या मुझसे कहते हैं कि मैं कहीं भाजपा विरोधी तो नहीं हूँ, कहीं मेरे विचार कहीं कुछ लोग तो मुझे ऐसा भी कहने लगे हैं, जो मुझे पर्सनल जानते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि कहीं मैं देशद्रोह की राह पर तो नहीं चल पड़ा हूँ। तो मैं उन सबको पहले से ही ये बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी के अनुसार केवल और केवल इस धरती पर दो ही तरह के लोग हैं। नंबर 1 जो राजनीति करते हैं, या नंबर 2 जो राजनीति के शिकार हैं। मैं दूसरे वाली कैटेगरी में नहीं जाना चाहता, बस। और यही एक बड़ी वजह है कि उनको लग सकता है मैं राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, या वो पिक्चर थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। जिस वक्त 20 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज की बात हुई थी, मैं रात को बड़ा विचार में था कि किसको क्या मिलने वाला है। तो मेरे एक दोस्त ने इसका एक सरल सा कैलकुलेशन लगाया कि 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज है। आप जीरो पर गौर कीजिएगा, ये नीचे देखिएगा, 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज है। 130 करोड़ की जनसंख्या है, यानी 15,384 रुपए प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले हैं। लेकिन ये पैकेज गरीब और मीडियम मिडिल क्लास के लोगों के लिए कहा जा रहा था, यानी कि देश की 80% जनता के लिए। तो इस तरह से 19,242 रुपए प्रति व्यक्ति, और अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो उस परिवार को 76,968 रुपए, ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जो मेरे दोस्तों द्वारा लगाया गया, और जिसके बाद उनसे मुझसे पूछा गया कि क्या हम लोगों को इतना पैसा आने वाला है। तो मैंने जब उसके बाद पहले दिन वित्त मंत्री को सुना, दूसरे दिन वित्त मंत्री को सुना, उसके बाद हम दोस्तों के बीच चर्चा हुई, तो मैंने कहा ये 15 लाख वाला ख्याली पुलाव है। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, क्योंकि 34 मिनट का देश के प्रधान सेवक का जो भाषण था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें आत्मनिर्भर होने की बात कही गई, या इस स्थिति में जिस वक्त कोरोना की लड़ाई ये देश लड़ रहा है, हमें आत्मनिर्भर होने की बात कही गई, और हमें पीपीई किट और N95 मास्क जैसे उदाहरण दिए गए कि जहां ये देश पहले एक पीपीई किट नहीं बनाता था, वहीं आज हम 2 लाख पीपीई किट रोज बना रहे हैं। साथ ही N95 मास्क भी काफ़ी बड़ी संख्या में ये देश बनाने लगा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वही मजदूर या वही श्रमिक हैं जो दूसरे कामों को किया करते थे, और इस स्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में, जब दूसरे काम बंद हैं तो वो पीपीई किट बना रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में भी पीपीई किट इतनी ही ज़्यादा महत्ता रखेगी, इतनी ही ज़्यादा ज़रूरतमंद रहेगी, या इसका काम और इसका आगे भी इसी व्यापक रूप में इस्तेमाल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन और कई सारे श्रमिक संगठन ये कह चुके हैं कि भारत में 1/4 लोग की नौकरियां जा चुकी है। 25% लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, चाहे वो प्रवासी के तौर पर हों या मजदूर के तौर पर।
34 मिनट के उस भाषण में 25 बार आत्मनिर्भर होने की बात कही गई। तो मैं आपको बता दूं, 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर के और अब तक कई बार आत्मनिर्भर होने की बात कही जा चुकी है। 1947 में जब देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वदेशी का अपनाओ का नारा दिया था। संजय गांधी ने भी बी इंडियन और बाय इंडियन का नारा देकर स्वदेश का झंडा बुलंद किया था। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इसके बाद सब कुछ भारत में ही बनने लगा था? आज भी हम कई सारी चीज़ों को विदेशों से मंगाते हैं और यहाँ असेंबल कर उन पर मेड इन इंडिया की मोहर लगाते हैं। जहाँ तक कि मैं जिस मोबाइल या जिस एसेसरीज़ का इस्तेमाल कर ये वीडियो बनाता हूँ, वो भी हमारे देश में नहीं बनती, लेकिन उस पर मेड इन इंडिया की मोहर जरूर लगी है। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब इस बार कहा है तो एक बड़ी संख्या जो उनके साथ है, जिसे देशभक्त माना जा सकता है, वो पूरी तरह से इस चीज़ पर लागू हो जाएगी? चलिए, ये तो देशभक्ति की बात थी, गिलास का पहला हिस्सा था। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गिलास के दूसरे हिस्से पर, जहाँ पर ये 20 लाख करोड़ रुपए आप सबका इंतजार कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए में, जैसा मैंने आपको बताया, एक परिवार को लगभग 76,000 रुपए के आसपास आने की उम्मीद एक आम व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति लगाए बैठा है। लेकिन एक कार्टूनिस्ट है जिन्होंने ये कार्टून, आप इस समय अपनी स्क्रीन पर जो ये कार्टून देख रहे हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि जिस किसी ने भी इस कार्टून को बनाया है, बड़ा सोच विचार और गंभीरता के साथ उसने इस 20 लाख करोड़ रुपए का बंटवारा किया है। आइए मैं आपको उस 20 लाख करोड़ रुपए के कुछ छोटे छोटे तर्क वो बताता हूँ जो मेरे को समझ में आते हैं। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार आकर टीवी पर इसकी ब्रीफिंग दी कि 20 लाख करोड़ रुपया किसको और कैसे जाएगा, और 13 मई को जो उन्होंने संबोधन दिया, उसके बाद साफ साफ है कि 20 लाख करोड़ रुपया में वो रुपया भी शामिल है जो पूर्व में आर्थिक पैकेज के रूप में दिया जा चुका है। यानी वो 7 से 8 लाख करोड़ रुपया जिसकी घोषणाएं प्रधानमंत्री के इस आर्थिक पैकेज से पहले की जा चुकी है, वो भी इसी में है। और अगर उस 7 या 8 लाख करोड़ रुपए को हटा देना हूँ तो अभी हमारे पास 12 लाख करोड़ रुपया, लगभग 12 लाख करोड़ रुपया बचता है जिसकी ब्रीफिंग आनी थी। और उसमें से कुछ ब्रीफिंग वित्त मंत्री ने बीते 2 दिनों में हमारे सामने रखी है। मैं उसमें बता दूं, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, उसमें मैं कह सकता हूं कि ये जो निर्मला सीतारमण जी ने आकर ब्रीफिंग दी, इसे मैं ब्रीफिंग ही मान सकता हूं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसे इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि आज प्रेस ना जाने क्यों इस तरह के सवालों को पूछने से झिझकता है। आप इसे किसी भी रूप में ले सकते हैं, लेकिन मेरा विचार कुछ ऐसा ही है। तो मैं उस ब्रीफिंग के कुछ पॉइंट्स आउट आपको बता देता हूँ। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए के लोन देने की बात कही गई है। फिर से सुन लीजिए, एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए के लोन। जी हाँ, ये लोन है, किसी तरह की राहत नहीं है। आपको पहले भी लोन दिया जाता रहा है, लेकिन उसे आज से पहले कभी भी किसी तरह से राहत पैकेज के रूप में नहीं माना गया है। लेकिन इस बार इसे राहत पैकेज का नाम दिया गया है। लेकिन लोन किस तरह से राहत हो सकती है, ये आप सोचिएगा, क्योंकि मेरा चैनल का नाम है आधा गिलास सोच आपकी। लोन को कई सारे लोग राहत के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन मैं इसे राहत नहीं मानता। मेरे हिसाब से अगर कैश का फ्यूजन हो, पैसा किसी व्यक्ति के पास जाए या पैसा एक आम आदमी तक पहुंचे, तो मैं उसे एक राहत मान सकता हूं। जिस तरह से 500 रुपये आज जनधन खाते वाले महिलाओं को दिया जा रहा है, वो मेरी निगाह में एक राहत है। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए का इक्विटी फ्यूजन जो होना है, मैं इसे एक राहत मान सकता हूँ, एक अच्छा कदम है। मैं इसके लिए सरकार की तारीफ कर सकता हूँ। 200 करोड़ रुपए में जो भारतीय कंपनियां हैं और जो ईपीएफ है, उसके लिए सरकार ने दिया गया है। यानी कि आप ये मान सकते हैं, जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये से कम होगा, उसका ईपीएफ अब सरकार देगी। ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है।
कंपनियां 12% की जगह पर अब 10% ही ईपीएफ देंगी, और ये एक अच्छा कदम या एक ठीक कदम इसे कह सकता हूँ। लेकिन सिर्फ 2% की राहत दी गई है, क्योंकि व्यापार की कमर पहले ही टूटी हुई है, और ऐसे में 2% की राहत नाकाफ़ी है, लेकिन कुछ ना हो उससे कुछ हो वो बेहतर है। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस जो 2020 और 2021 के लिए है, उसमें 25% की कटौती की गई है। तो मैं भी इसे एक ठीक कदम या एक बेहतर कदम मानता हूँ। सेंटर CMIE, जी हाँ, एक संस्था है जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसके महेश व्यास जी, जो कभी भी अगर आप चाहें तो नेट पर सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और जब भी ये किसी फाइनेंस के बारे में अपने विषय पर या फाइनेंस के विषय पर बोलते हैं तो लोग इन्हें गंभीरता से सुनते हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके दौरान इन्होंने कहा है कि देश के 34% लोग, जी हाँ, देश में 34% लोग इस महामारी के संकट में जूझ रहे हैं, और उनके पास आज इतना राशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते तक ही खा सकते हैं। तो उन्होंने इस राशन को बढ़ाने के लिए या तो एक वक्त कम खाना कर दिया है, या ये कह सकता हूँ कि वो जो पहले खाते थे, मान लीजिए वो 2 सब्जी या 3 सब्जी रोटी के साथ इस्तेमाल करते थे, तो वो अब 1 सब्जी पर आ गए हैं, या 1 सब्जी का इस्तेमाल कर कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, अपना घर का खाना चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना ये है कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जी हाँ, एक यूनिवर्सल, थॉमस पिकेटी जिनका एक ये रूल है, एक नियम है जिसमें है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सरकार को उस पर काम करना चाहिए, और हर व्यक्ति को एक बेसिक सैलरी के तौर पर उनके खाते में कुछ पैसा आना चाहिए। जैसा आप होगा न्याय जो कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, और 2019 के चुनाव में जिसने कहा था कि 12,000 रुपये एक बेसिक सैलरी होगी जो हर एक के खाते में जाएगी, कुछ उस तरह का सरकार को कदम उठाना चाहिए था। वहीं कल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आकर कहा, या जो उन्होंने आकर दिया, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं, जो वो 14 मई को आकर उन्होंने अपना भाषण दिया, 14 मई को आकर जो ब्रीफिंग दी, उसमें प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन की बात की गई। एक अच्छा कदम है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आप कहीं नौकरी करते हैं, अपने गांव वापस भी जा रहे हैं, आपके पास राशन नहीं है, तो भी आपको कम से कम 5 किलो राशन मिलने वाला है। लेकिन 5 किलो राशन, एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ये काफ़ी होगा एक परिवार के लिए? इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रयास किया गया है। इसके अलावा रेहड़ी वालों के लिए क्रेडिट की सुविधा, क्रेडिट, एक बार फिर से, मैं बार बार मेरी बातों में अगर क्रेडिट आएगा तो आप इसे लोन मान सकते हैं, क्योंकि मैं फिर से आपको कह रहा हूँ ये लोन की बात है, राहत की नहीं। जितने भी रेहड़ी लगाने वाले हैं उनके लिए भी 10,000 रुपये का स्पेशल क्रेडिट की सुविधा है, जिसे वो मोबाइल और डिजिटल पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुद्रा शिशु कर्ज लेने वालों के लिए भी इसे माना जा सकता है। मैं एक बार फिर से कह दूं कि सरकार यहाँ पर किसी भी तौर से राहत पैकेज नहीं दे रही है। जब भी आपने कभी लोन लिया हो, होम लोन, कार लोन या किसी भी तरह का लोन लिया होगा, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि बैंक गारंटर मांगता है, और सरकार ने यहाँ पर राहत पैकेज में एक गारंटर की भूमिका निभाने की कोशिश की है। यानी साफ साफ कहा है कि हम गारंटर हो सकते हैं, पैसा आपको लेना, आपको चुकाना है। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ साफ है कि भारत को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। भारत के व्यापारों को खुद अपने आप अपना काम शुरू करना पड़ेगा। उन्हें अगर पैसे की ज़रूरत है तो सरकार गारंटर ज़रूर बन सकती है, लेकिन वो आपके पैसे को चुकाने वाली नहीं है, वो आपको किसी तरह की राहत देने वाली नहीं है। जिस तरह की मैंने गिलास के पहले हिस्से में आपको खुश करने की कोशिश की थी कि 76,000 रुपये प्रत्येक, लगभग 76,000 रुपये प्रत्येक परिवार के खाते में आने के बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेईमानी है। क्योंकि इन पैकेजों में मैं आपको बता दूं, जो गरीब को मिलने वाला है उसमें मजदूर, किसान, रेहड़ी पटली और सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं, जिन्हें 2 महीने का मुफ्त अनाज, जिनमें प्रवासी मजदूर या ये कहूँ कि बिना राशन कार्ड धारक वाले लोगों को मिलने वाला है, जिसके लिए सरकार ने 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
जिसमें 5 किलो अनाज एक परिवार को मिलने वाला है। शिशु मुद्रा योजना के तहत 2% की छूट मिलने वाली है, जिसके तहत 10,000 रुपये तक का लोन रेहड़ी और पटरी वालों को मिलने वाला है, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं रेहड़ी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में लगभग 14 से 15 लाख करोड़ रुपया हो चुका है और अभी 4 से 5 करोड़ रुपए का ऐलान होना और बाकी है। मैं आपको फिर से एक बार यही कहूँगा कि मेरा मानना ये है कि कैश का फ्यूज़न हो, एक आम आदमी के पास तक कैश पहुँचे तो ही इस पैकेज का कुछ मतलब बनता है। वरना मेरा मानना ये है कि लोन दे देना या लोन की गारंटी ले लेना या गारंटर बन जाना कहीं भी किसी भी रूप में मुझे नहीं सुहाता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये कोई राहत पैकेज मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन कई सारे लोग इसे अलग तरीके से देख सकते हैं। देखना, सोचना और समझना ये मेरे चैनल का कंटेंट नहीं है। मेरे चैनल का कंटेंट आपको गिलास के दोनों हिस्सों से रूबरू कराना है और उसके बाद आपको फैसला करना है कि आपकी सोच किस तरफ जाती है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप भरा हुआ गिलास देखिए और मैंने कभी नहीं कहा कि ये खाली वाला गिलास आपका है। मैंने हमेशा यही कहा है, आधा गिलास सोच आपकी। मैं अब भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि मेरा मानना, मेरा सोचना ये है कि जब तक किसी एक परचेजर के पास, जो आदमी खरीदना चाहता है, उसके पास पैसा होगा ही नहीं, या जिसके पास है और वो अपनी मुट्ठी को बंद करके रखेगा, तो हम कितना भी स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर या कुछ भी होने करने की कोशिश कर लें, जब तक ये पैसा बाजार में नहीं आएगा, अर्थव्यवस्था का वापस पटरी पर आना बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं, कई सारे अर्थशास्त्रियों की अगर बात मानी भी जाए तो यहाँ पर सीधे सीधे सिद्धांत ये है कि ये राहत पैकेज के साथ हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तो बढ़ावा दे सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तो बढ़ावा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परचेजर का लाना या परचेजर का होना वो एक मुश्किल काम हो जाएगा। प्रवासी मजदूर ऐसे में मुझे लगता है एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूर जब उन्हें, अगर मैं देख रहा हूँ जब वो सड़क पर जा रहे हैं तो उनके साथ एक बैग, 2 झोले, एक 2 बच्चे जो उनके साथ हैं, मैं सड़क पर इस तरह से उन्हें ज़रूर देख रहा हूँ। और मेरा मानना ये है कि वो सिर्फ यहाँ इस प्रदेश में, इस दूसरे देश में आए थे तो यही सोच कर आए थे कि यहाँ पर उनको खाने को अच्छा मिल जाएगा, और जब वो जा रहे हैं तब मैं उन्हें ये देख रहा हूँ कि वो जिस तरह से आए थे उसी तरीके से वापस लौट रहे हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जिस राज्य से वो हैं, जिस राज्य से वो आ रहे हैं, वहाँ उन्हें इतनी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में वो वहाँ जाकर करेंगे भी तो क्या, उन्हें वापस लौटना होगा, उन्हें वापस आना होगा और अपनी मजदूरी मेहनत कर कर फिर से पैसा कमाना होगा। लेकिन ऐसे में कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा और कितने लोग अपने आप में हुनरमंद और बनकर अपने आप को उसी राज्य में स्थापित कर लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं इस पर कोई तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 76,000 रुपये पर प्रत्येक परिवार का यदि आप सपना देख रहे हैं या 20 लाख करोड़ रुपए में आप कुछ सोच रहे हैं, तो मैंने एक अपने इस आज के एपिसोड को शुरू करते वक्त एक कार्टून दिखाया था, आप उसे दोबारा अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसे फिर से देख लीजिएगा कि 20 लाख करोड़ रुपया कैसे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस कार्टूनिस्ट ने जिस तरीके से इस चीज़ को दिखाया है वो भी कहीं ना कहीं एक चोट, एक प्रहार करती है। मैं एक बार फिर से आपको कह देना चाहता हूँ, मैं आपको गिलास के दोनों पहलुओं से रूबरू कराता हूँ, लेकिन मैं आपको किसी भी निर्णय पर नहीं बोलता कि ये सही और ये गलत है। ये सोच आपकी है, ये तय आपको करना है, क्योंकि मैं अपने कंटेंट में इसी तरह की चीज़ें आपको लाता रहता हूँ जिसमें मैं आपको दोनों पक्ष दिखाता रहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सकें। इतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह के किस और विषय पर आपको वीडियो जानना है या किस और विषय पर आपको जानकारी मैं दूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा
कि मेरे आने वाले वीडियोस में आप राजनीति ढूंढते हैं, आप उसे राजनीतिक रंग देते हैं, तो ये सोच आपकी है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक अनुज शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।